रहीम टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूरोजेनिटल सिस्टम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूरोजेनिटल सिस्टम के बेली एंड लव समरी बॉक्स को तैयार करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। दो 75.1 है पेन फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक। तो दो चीज़ों का आपने कंफ्यूज नहीं करना, रीनल पेन और रीनल कॉलिक। ओके जो रीनल पेन है और रीनल कॉलिक, ये दोनों सिमिलर नहीं है, बल्कि जो रीनल कॉलिक है उसको यूरिटरी कॉलिक क्या लेना चाहिए। ओके इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना होता है, सही है। जो यूरिटरी कॉलिक होता है ना, ओके उसको रीनल कॉलिक कहना चाहिए था। तो यूरिटरी कॉलिक होता है या कोले की पेन होता है, वो ग्रोइन में जाता है, टेस्टीज में जाता है या लेबिया मजूरा में जाता है। लेकिन यूरिटरी कॉलिक चेस्ट पर या बैक ऑफ लग पे रेडिएट नहीं करता। ये दो पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं हिस्ट्री के अंदर। ओके रेडिएशन ग्रोइन में, टेस्टिकल्स में और लेबिया में होता है, चेस्ट में और बैक ऑफ लेग में नहीं जाता होता। ओके इसके बाद लट्स आ जाते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम। जो लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम्स होते हैं उनको तीन में डिवाइड करना होता है। स्टोरेज सिस्टम होते हैं, वाइडिंग सिस्टम होते हैं और पोस्ट मिक्चुरेशनल होते हैं। मेनली आपने रट्टा मारना है स्टोरेज और वाइडिंग वाले। ओके जो स्टोरेज और वाइडिंग वाले दोनों आपको बीपीएच में देखने को मिल सकते होते हैं। और बीपीएच की जो अर्ली प्रेजेंटेशन फॉर्म होती है यंग अडल्ट में, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। दो चीज़ों को आपने देख लेना है। जो स्टोरेज लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम होते हैं उसमें स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से होते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है कि यूरिन की बार बार यूरिनेशन की जरूरत पड़ जाती है। नॉक्टोरिया होता है, अर्जेंसी होती है और अर्जेंट कॉन्टिनेंस होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में देखने को मिलते हैं। जो वाइडिंग लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम होते हैं, ये हेजिटेंसी होती है। ओके रिड्यूस यूरिनरी स्ट्रीम है और स्ट्रेनिंग आती है। जो वाइडिंग लोअर यूरिनरी ट्रैक सिस्टम होते हैं ये ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलते होते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि बीपीएच में ये दोनों कंबाइंड होते हैं। ओके जो स्टोरेज वाले थे ओवर एक्टिव की वजह से और जो वाइडिंग वाले थे वो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थे। और इनके लिए आपने यूरोडायनेमिक स्टडीज करनी होती है। प्रेशर को आपने देखना होता है, फ्लो वॉल्यूम को देखना होता है, फ्लो रेट को देखना होता है। ओके अब हिमाचूरिया को ना दो में डिवाइड करते हैं, विजिबल हिमाचूरिया या ग्रोस हिमाचूरिया, नॉन विजिबल या माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया। अब इसके हिमाचूरिया के कॉजेस को रट्टा मारने के लिए निमोनिक TIN लिखा हुआ है, टी से ट्रॉमा, आई से इन्फेक्शन, एन से नियोप्लाज्म, ओके किडनी से लेकर यूरिथ्रा तक। और हिमाचूरिया को आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। सबसे पहले आपको रीनल अल्ट्रासाउंड चाहिए या फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी चाहिए, मिनिमम ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है। इसके बाद बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन होता है। ओके RFT में आपके यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन आता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 5 से लेकर 20 या 40 तक होता है, जबकि क्रिएटिनिन 1.2 तक होता है। लेकिन इसके साथ एक EGFR भी हो गया है। ओके और जब बंदे की दोनों किडनी नॉर्मल काम कर रही होती है, ओके ठीक हो गया, तो उसकी जो इंडिविजुअल होता है वो डायलिसिस वाली मशीन से 6 गुना ज़्यादा काम कर रहा होता है। ओके अगर यूनिलैटरल रीनल पैथोलॉजी है लेकिन दूसरी किडनी काम कर रही है तो सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पे आ जाते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन DRE से अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन यह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से अल्टर हो सकता है। अब ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन ये जो प्रोस्टेट के अंदर बहुत सारे डिजीज़ है उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है। यानी ये प्रोस्टेट के बहुत सारे डिजीज़ में रिलीज होता है। प्रोस्टाइटिस हो गया, BPH हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। और अगर एक इन्फेक्शन हो जाए तो उसको 6 हफ्ते लगते हैं वापस अपनी बेस लाइन वैल्यू में आने के लिए। ओके और कोई अगर मेल्स अगर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर इस्तेमाल कर रहा है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर इस्तेमाल करते थे किसके अंदर, BPH के अंदर। ओके फिनास्टिडाइड, ड्यूटास्टिडाइड, तो उसमें कम हो जाता है। ओके तो कम किस में होगा, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में और UTI में, जबकि DRE से अफेक्टेड नहीं होता। इसके बाद सिस्टोस्कोपी है। सिस्टोस्कोपी नाम से लग रहा है कि ब्लैडर में एंडोस्कोपी करेंगे, या तो हम रिजिड सिस्टोस्कोप GA के फॉर्म में इंसर्ट करेंगे, यानी रट्टा मार लेना। जो रिजिड वाला होता है वो GA से इंसर्ट करते हैं और जो फ्लेक्सिबल वाला होता है वो लोकल से इंसर्ट करते होते हैं। जो फ्लेक्सिबल वाला होता है ना, ओके वो मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। जो रिजिड वाला होता है वो थेरापेटिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके बाकी न्यू टेक्निक आ गई है NBI और PDD। इसके बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन की क्या वैल्यू होती है, सबकी सिग्निफिकेंस पड़ी है इन्वेस्टिगेशन की। ओके सबसे पहले हमने देख लिया, हम रिवाइज करेंगे लास्ट में। ओके इसके बाद अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन ओके जब भी कोई यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी होती है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड ही आप करते होते हैं। और हिमाचूरिया क्लिनिक प्रोटोकॉल में भी होता है। ओके नंबर 1 यूरोलॉजिकल पैथोलॉजी में करते हैं, नंबर 2 हिमाचूरिया क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इंडिकेटेड होता है। इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 बेड साइड में कर सकते हैं क्रिटिकली पेशेंट के अंदर। नंबर 6 ओके कंट्रास्ट देके हम रीनल सिस्ट को भी देख सकते होते हैं। इसके बाद प्रोस्टेट बायोप्सी, जो प्रोस्टेट की जो बायोप्सी होती है वो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी लेते होते हैं। ओके लेकिन अब जो न्यू मेथड आ गई है वो है TPTBP, ट्रांसपेरिनियल
टेम्पलेट बायोप्सी और प्रोस्टेट, ओके, क्योंकि इसमें सेप्सिस के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। जो TRUS होता है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है, ये लोकल एनेस्थीसिया में करते होते हैं, जबकि T जो होता है ट्रांसपेरिनियल टेम्पलेट बायोप्सी और प्रोस्टेट, ये GA में करते होते हैं। ओके, तो कंपेयर कैसे करना होता है आपने, जो TRUS ट्रेडिशनल मेथड है, जबकि TPT ट्रांसपेरिनियल वाला ये न्यू मेथड होता है। ओके, ट्रांसपेरिनियल में सेप्सिस कम होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो ट्रांसरेक्टल वाला लोकल एनेस्थेटिक की फॉर्म में किया जाता है, और जो आपका ट्रांसपेरिनियल होता है वो GA के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स। ओके, अब यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के लिए पहले करते थे इंट्रावीनस यूरोग्राफी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नॉन कॉन्ट्रास्ट स्पाइरल या हेलिकल CT स्कैन होता है। MRI का क्या रोल होता है किडनी के अंदर या यूरोजेनिटल के अंदर, यूरोलॉजिकल कैंसर को स्टेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 मल्टी पैरामीट्रिक MRI होती है, इससे आप प्रोस्टेट कैंसर को देखते होते हैं। ओके, अगर सस्पेक्टेड है, जो मल्टी पैरामीट्रिक MRI है, इसको आप प्रोस्टेट की बायोप्सी से पहले इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, प्रोस्टेट की बायोप्सी लेने से पहले। अब इसकी क्या होता है, नंबर 1 आपको पता होगा आपने किस जगह से बायोप्सी लेनी है। ओके, सॉरी, किस टेक्निक से बायोप्सी लेनी है, कि ट्रांसरेक्टल करनी है या ट्रांसपेरिनियल करनी है। नंबर 2, ओके, इससे आपको पता लगेगा आपने किस जगह से बायोप्सी लेनी है। ठीक हो गया। तो MRI यूरोलॉजिकल कैंसर में प्रोस्टेट पे करते हैं, वो बायोप्सी से पहले करते होते हैं कि कौन सी बायोप्सी टेक्निक लेनी है और कहाँ पे आपने टारगेट करना है बायोप्सी को। इसके बाद असेसमेंट ऑफ ब्लैडर फंक्शन है। ब्लैडर फंक्शन को देखने के लिए क्या होते हैं, सिंपल जो टेस्ट होते हैं वो फ्लो रेट होता है और अल्ट्रासाउंड रेजिडुअल यूरिन एस्टिमेशन होती है। ओके, जो फ्लो रेट और प्रेशर फ्लो प्रोफाइल या यूरोडायनेमिक प्रोफाइल से निकालते होते हैं। अब यूरोडायनेमिक स्टडीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैडर में फाइन कैथीटर इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, सही हो गया, ब्लैडर में और रेक्टम में। ओके, जो यूरोडायनेमिक स्टडीज होती है इनका क्या फायदा होता है, नंबर 1 पेशेंट की सिलेक्शन करना। ओके, कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जांपल टर्प वाले में या इनल इनकॉन्टिनेंस सर्जरी करते वक्त ओके, पेशेंट की सिलेक्शन करना कि किसकी करनी है। नंबर 2 नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है यूजिंग पिनाल कफ, लेकिन इसका लिमिटेड क्लिनिकल रोल होता है। ओके, क्लियर। तो यूरोडायनेमिक्स क्या प्रोवाइड करती होती है, प्रेशर फ्लो प्रोवाइड करती होती है। ओके, इसके अलावा सिलेक्शन भी करती होती है। अब हम आ जाते हैं किडनीज एंड यूरेटर के अंदर। जो किडनीज होती है वो मेटानेफ्रॉन से बनती होती है, यूरेटर्स होते हैं वो मेसोनेफ्रिक डक्ट से स्पाउट करते हैं, सप्रूट्स करते हैं। ओके, वहाँ से राइज करते होते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट से। अब जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होते हैं वो फीमेल में खत्म हो जाती है, लेकिन पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट मेल में खत्म हो जाती है। क्लियर। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट को हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं, मेसोनेफ्रिक डक्ट को हम बोलते हैं हम वुल्फियन डक्ट। नेक्स्ट है हॉर्स शू किडनी। अगर किडनी के लोअर पोल्स यूनाइट हो जाए तो उसको बोलते हैं हॉर्स शू किडनी। टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है। और एक और बात रट्टा मार लेना कि जब इसमें इन्फेक्शन हो, UTI हो, क्लियर, यानी इन्फेक्शन हो, स्टोन्स हो या पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो फिर आपने क्या करनी होती है, सर्जरी करनी होती है। और इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी इसको क्लियर ऊपर नहीं आने दे रही होती। आगे चलते हैं, डुप्लेक्स यूरेटर। इसका इंसिडेंस 1 in 150 होता है, यूनिलैटरल होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर फीमेल में हो गया ओके, ठीक हो गया, नहीं वैसे वो एक्टोपिक यूरेटर के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, ठीक है। और अगर बच्चों में हो तो ये वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स कराता है। वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स का मतलब है कि ब्लैडर का जो यूरिन है वो यूरेटर में रिफ्लक्स कर जाएगा। अब डुप्लेक्स यूरेटर के साथ एसोसिएटेड होता है एक्टोपिक यूरेटर, ये भी फीमेल में कॉमन होता है और ये अपर पोल ऑफ द किडनी को ट्रेन करता होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि फीमेल के अंदर आपको इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है, क्योंकि जो यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से आगे पड़ी हुई होती है, डिस्टल पड़ी होती है, लेकिन मेल में कभी भी इनकॉन्टिनेंस नहीं करवाएगा। फीमेल में ज़्यादा कॉमन और फीमेल में मसला करवाएगा। एक्टोपिक यूरेटर होता है, डुप्लेक्स यूरेटर के साथ होता है। इसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ओके, अब इसका एक मिमोनिक मैंने बताया था, चब्बल था, वैसे बड़ा फजूल सा मिमोनिक था। C से आपको क्रोनिक डायवर्टिकुलर था, H से हाइपरटेंशन होती है, A से एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट होता है, B से बैरी एन्यूरिज्म होता है। ओके, A से एओर्टिक रिगर्जिटेशन, MR देखने को मिलता है और L से लीवर सिस्ट होती है। सिस्ट लीवर के अलावा पेनक्रियाज में और रेक्नोइड मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलती है। 30 साल से पहले मैनिफेस्ट नहीं करता होता और इसकी मैनिफेस्टेशन को रीनल और एक्स्ट्रा रीनल कहते होते हैं। हाइपरटेंशन तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन आपको पता है। ओके, क्लियर। इसके अलावा रीनल फंक्शन 4 to 6 डिकेड में आके खत्म हो जाता है। रीनल फेलियर भी आपको देखने को मिल सकता है CKD में, बेल्स में। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा। तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, सेप्टिसीमिया से एसोसिएटेड होता है, हिमैटोजीनस या असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं। पायोयूरिया होगा, इसमें फ्लैंक पेन आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इनिशियली आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन पाइलोनेफ्राइटिस फेटल होता है अगर इसने यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन करवा दिया है। अब UTI इन चिल्ड्रन में आ जाते हैं। ओके,
صحیح ہو گیا. اب یورینری جو یو ٹی آئی ہوتے ہیں وہ بھی فیمیلس میں زیادہ کامن ہے, خاص طور پر 1 سال سے اوپر والوں میں. اوکے, اور اس کا موسٹ کامن کاز کیا ہوتا ہے؟ یورینری اسٹیسس ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کو سنگل یو ٹی آئی بھی ہو جائے تو سب چلڈرن کی اپنی انویسٹیگیشن کرانی ہوتی ہے, کیونکہ ویزیکو یوریٹرک ریفلکس آپ کو ایسوسیٹڈ ان میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہی کاز بنتا ہے یو ٹی آئی کا, اور رینل سکارنگ اس کی لانگ ٹرم کمپلیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ٹی بی والا ٹاپک پڑھ لیتے ہیں. اب ٹی بی یا تو اوکے ری انفیکشن ہوا, یا پھر جو پہلا پلمونری ٹی بی تھا وہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا. اوکے, تو یہ کرائے گا اسٹیرال پائیوریا. جو وہ والا تھا پائلونیفرائٹس, یہ اسٹیرال پائیوریا نہیں کرواتا, لیکن جو ٹی بی ہے وہ اسٹیرال پائیوریا کرواتا ہے. تو یہ کڈنی سے اسپریڈ ہو کے یوریٹر کو انوالو کرے گا اور بلیڈر کو انوالو کرے گا. اوکے, تھمبل بلیڈر دیکھنے کو ملے گا, گولف ہول اوریفیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے اندر شارٹ کورس تھراپی ہے, وہی والی آئسونیازاٹ ریفیمپن, اوکے, پیرازینامائڈ ایتھین بیوٹول ہے. باقی سرجری آپ نے کرنی ہوتی ہے. اب ہمارے آتے ہیں یورینری اسٹونس. جو موسٹ کامن یورینری ٹریک اسٹونس ہوتی ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, کیلشیم فاسفیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یورک ایسڈ ہوتے ہیں, اسٹروائڈ یا اسٹائگون کیلکولائی ہوتے ہیں. لاسٹ میں آپ کے زینتین یا یورک ایسڈ والے یا سسٹائن والے اسٹون دیکھنے کو ملتے ہیں. اب اسٹونس کے لیے ونس اگین انویسٹیگیشن اور چوائسز نان کنٹراسٹ سی ٹی اسکین ہوتا ہے کہ اوکے کے یو بی ہے, کڈنی یوریٹر بلیڈر ہوتا ہے. اگر 5 ملی میٹر سے کم ہوگا تو اسٹون خود بخود پاس کر جائے گا. اگر کچھ کہنے کا مطلب 1 سینٹی میٹر تک ویسے اتنا ہو تو پھر آپ نے میڈیکل پروپلشن تھراپی کرنی ہوتی ہے, میڈیکل ایکسپلشن تھراپی, جس میں ٹیمسالوسین دیتے ہیں, آئی وی فلوئڈس دیتے ہوتے ہیں. اوکے, سرجری کب کرنی ہوتی ہے؟ پین کافی زیادہ پرسسٹنٹ ہو, obstruction ہو یا انفیکشن ہو. اس کیس میں آپ نے کرنا ہے انفیکشن یا obstruction کا تو رٹا ہی مار لینا آپ. اوکے, اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اوکے, ایک بات رٹا مار لینا کہ اگر کڈنی کے اسٹون 2 سینٹی میٹر سے کم ہے اور یوریٹر کے اسٹون 1 سینٹی میٹر سے کم ہے تو آپ نے لیتھوٹریپسی کرنی ہوتی ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں الٹرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہے, وہ اسٹونس کو توڑ دیتی ہے. اندر ڈسٹل یوریٹر ہے, اور اچھا جو اسٹونس کے فریگمنٹ ڈسٹل یوریٹر میں جمع ہو جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں اسٹین اسٹریسی. اوکے, ڈسٹل یوریٹر میں جمع ہونا اسٹون کے فریگمنٹ کو اس کو بولتے ہیں ہم اسٹین اسٹریسی بولتے ہیں. اوکے, کلیئر, آلموسٹ یہ بھی ہو جائے گا. اب یہاں پہ کچھ کازز لکھے ہوئے ہیں. اوکے, کازز آف ہائیڈرونیفروسس اپر یورینری ٹریک آبسٹرکشن کے بہت ڈیفیکلٹ کازز لکھے ہوئے ہیں. اوکے, اس کو آپ بک سے تیار کر لینا. لیکن یہاں پہ دیکھا جائے جو انٹرینسک کازز ہوتے ہیں جو اپنے بلیڈر کے اپنے ہیں. اوکے, اس میں انٹرا لومینل اور انٹرا میورل ہے. انٹرا لومین کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اسٹون ہو سکتا ہے, کوئی کرسٹل یورک ایسڈ یا اسٹونس ہے, کوئی بلڈ کلاٹ یا فنگس بال ہے. انٹرا میورل کے اندر پیلوی یوریٹرل یا ویزیکو یوریٹرل جنکشن آبسٹرکشن دیکھنے کو ملے گا. PUG آپ نے رٹا مار لینا ہے. اناٹومیکل میں آپ کے ٹیومرس وغیرہ آ جاتے ہوتے ہیں, انفیکشن وغیرہ آ جاتا ہے, بس یہ رٹا مار لینا. باقی بہت سارے ایکسٹرینسک کازز بھی لکھے ہوئے ہیں. اوکے, اس کے بعد یوریٹرک ڈائلیٹیشن ان پریگنینسی. اوکے, پریگنینسی کے 3rd ٹرائمیسٹر کے اندر فیزیولوجیکل ڈائلیٹیشن ہوتی ہے, ہائیڈرونیفروسس دیکھنے کو ملتی ہے. اوکے, اب امیجنگ کے اندر آ جاتے ہیں. جب یوریٹر کی آبسٹرکشن ہوگی تو آپ نے الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کرنی ہے اور آئسوٹوپ رینوگرافی کرنی ہوتی ہے. کلیئر, ٹھیک ہو گیا. اور جو obstructed کڈنی ہے وہ اس وقت صحیح سے کام کرے گی جب تک وہ 20% سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے رینل فنکشن. اگر نہیں کر رہی تو پھر آپ نے اس کو پریزرو نہیں کرنا ہوتا. اب ہم آ جاتے ہیں رینل ٹراما کے اندر. اوکے, اب جو رینل ٹراما ہوتے ہیں, رینل ٹراما کا جو موسٹ کامن کاز ہوتا ہے بلڈ ٹراما ہوتا ہے, اس کو آپ نے کنزرویٹو مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن پینیٹریٹیو ہے تو آپ نے سرجیکل ایکسپلوریشن کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ انپورٹنٹ ٹاپک ہے یوریٹرک انجریز ہوتی ہے. اوکے, جب بھی کوئی پیلوک سرجری کرتے ہیں اس میں سرجیکل ٹراما ہوتا ہے تو یوریٹر ضرور ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ اوکے, پری آپریٹو کیتھیٹرائزیشن آف یوریٹر کرنا ہوتا ہے. اوکے, صحیح ہے, جس کی وجہ سے بچ جائے گا. اور جیسے ہی اگر یوریٹر کی انجری ہو گیا تو آپ نے اس کو امیجیٹلی ریپیئر کرنا ہوتا ہے. اب اس کی میتھڈس پڑھ لیتے ہیں. اگر اس کی کوئی لینتھ لاس نہیں ہوئی یوریٹر کی, اوکے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسپیچولیشن کرنی ہے اور ان کو اینڈس کو آپس میں جوڑ دینا ہے وداؤٹ اینی ٹینشن. اگر لٹل لاس ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کڈنی کو موبلائز کرنا ہے, یعنی کڈنی کو تھوڑا نیچے لے آؤ گے, یا سوس ہچ استعمال کرو گے بلیڈر کا, یا بواری آپریشن کرو گے. سوس ہچ, بواری آپریشن یا موبلائز کڈنی ہے. اگر بہت زیادہ لینتھ لاس ہو چکی ہے تو آپ نے ٹرانس یوریٹروسٹمی یا ایک یوریٹر کو دوسرے میں ڈال دینا ہے, یا پھر آپ نے بوول لوپس کو یا اپینڈکس کو انٹرپوزیشن کرنی ہے, یا پھر نیفریکٹمی آپ نے کرنی ہے, گردہ نکال دینا آپ نے. اس کے بعد ریپیئر آف یوریٹرک انجری ہے. اوکے, صحیح ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب سرجیکل ڈیمیج ہو جو یوریٹر کو تو وہ پوسٹ آپریٹیولی ڈسکور ہوتا ہے, تو آپ نے ریپیئر کو ڈیلے نہیں کرنا ہو تو یورولوجسٹ کرے گا. RCC آ جاتے ہیں. RCC ایپیتھیلیم اور پروکسیمل کنوولوٹیو ٹیوبیول سے رائز کرتا ہوتا ہے. اوکے, صحیح ہے, میلس میں زیادہ کامن دیکھنے کو ملتا ہے. فلینگ پین, فلیک میس, اور اس کے علاوہ آپ کو ہیماچوریا دیکھنے کو ملتا ہے, گروس ہیماچوریا دیکھنے کو ملتا ہے. 3 ٹائپس ہوتی ہے, کلیئر سیل, پیپیلری, کروموفوب ہوتی ہے. سرجری آپ نے مین ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. اگر 7 سینٹی میٹر سے کم ہے تو آپ نے پارشل نیفریکٹمی کرنی ہوتی ہے, یا اگر کوئی کڈنی دوسرا فارغ ہے تو اس میں کرنی ہوتی ہے. اوکے, اگر 7 سینٹی
सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। जो मेटास्टैटिक डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है, MTOR इनहिबिटर है या एंटी-VEGF इनहिबिटर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, इमाटिनिब, सूरिफिनिब ये आपने पढ़ा होगा। सर्जरी फॉर रीनल ट्यूमर स्टार्ट करते हैं। ओके, सर्जरी जो सर्जरी होती है वो अगर कोई ट्यूमर ऑर्गन कन्फाइंड है तो आपने सर्जरी करनी होती है। वन सेकेंड वही बता दिया, अगर 7 सेंटीमीटर से कम है तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी हो रहा, अगर 7 से बड़ा है तो आपने रेडिकल नेफ्रेक्टमी करनी होती है। जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी होती है वो रोबोटिक असिस्टेंस से करते होते हैं। ओके, जो साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टमी होती है वो मेटास्टैटिक डिजीज़ में करते होते हैं। ओके, इसके बाद टारगेटेड थेरेपी, अगर कोई मेटास्टैटिक डिजीज़ हो चुका है तो इसमें आपने टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इस्तेमाल करने होते हैं, एंटी-VEGF और MTOR इनहिबिटर इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, तो इनका एवरेज ड्यूरेशन है डिजीज़ कंट्रोल का वो 8 से लेकर 9 महीने होता है। 9 महीने रट्टा मार लेना। इसके बाद अपर ट्रैक ट्रांजिशनल कार्सिनोमा 5 से लेकर 10 होता है, एडवांस डिजीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट करता होता है। मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? नेफ्रो यूरेट्रैक्टमी, यानी किडनी और यूरेटर दोनों को निकाल दो बैठ के। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद सर्जिकल टेक्निक वो डिपेंड करती है कि कैंसर अपर यूरेटर में या कहाँ पे है। ओके, इसके बाद नेफ्रोब्लास्टोमा, विम्स ट्यूमर बच्चों में होता है, पहले 5 सालों में प्रेजेंट करता होता है। इसमें एब्डोमिनल मैस देखने को मिलता होता है। ये मिड लाइन को वैसे क्रॉस नहीं करता, न्यूरोब्लास्टोमा वाला कर लेता है। बाकी हिमाचूरिया एब्डोमिनल पेन और फीवर कराता होता है। इसका ट्राइड है, लंग्स में मेटास्टेसाइज करता होता है और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट कौन करता है? पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट वाला। अब हम चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर वाला। ओके, ब्लैडर का ट्रॉमा, ब्लैडर के ट्रॉमा को 2 में डिवाइड करना है, इंट्रापेरिटोनियल, एक्स्ट्रापेरिटोनियल। अगर ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो इंट्रापेरिटोनियल इंजरी होगी, उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होगा यूरिथ्रल इंजरी से। ओके, बस एक बात रट्टा मान लेना कि जब ब्लैडर की इंजरी होती है ना, ब्लैडर डिस्टेंडेड नहीं होगा और उसमें से आपको हिमाचूरिया देखने को मिलेगा। अगर यूरेथ्रा की इंजरी है तो ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा और ब्लड एट द टिप ऑफ मिएटस देखने को मिलेगा। ओके, सही हो गया। उसको डायग्नोस करने के लिए रिट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी करते होते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ब्लैडर ट्रॉमा। ओके, अगर एक्स्ट्रा वेजाइकल इंजरी है तो आपने कैथेटर ड्रेनेज करना है 10 दिन तक, और अगर इंट्रापेरिटोनियल इंजरी है तो आपने क्या करना होता है? ओके, तो इंट्रापेरिटोनियल के अंदर लैप्रोटमी करनी है, रिपेयर करना होता है और ब्लैडर की ड्रेनेज करनी होती है। ओके, कैथेटराइजेशन से। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ एक्यूट रिटेंशन। ओके, फॉरन यूरिन की रिटेंशन हो गई है, ब्लैडर पाल्पेबल है। मेल्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बाकी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। ओके, यूरेथ्राइटिस और फिमोसिस है। फीमेल में रिट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस, ये बहुत कॉमन है, और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत रेयर है। ओके, दोनों में जो मोस्ट कॉमन है वो रप्चर ऑफ यूरिथ्रा, उसमें आपको बताया था कि रिटेंशन देखने को मिलती है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर आपको देखने को मिल सकता है। ओके, या कोई सर्जरी की है, हेमोरेक्टमी की है, या कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है। ओके, अगर एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो आपने कैथेटराइजेशन कैसे करनी है? जब कैथेटराइजेशन करनी है फोली से सुप्रापेल्विक सिस्टोस्टमी, तो आपने रिकॉर्ड करना है कि कितना वॉल्यूम ड्रेन हुआ है और एब्डोमेन को आपने एग्जामिन करना है कि दूसरी पैथोलॉजी को एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल रप्चर्ड ऑफ अयोर्टिक एनेरिज्म, यूरेटरी कैल्कुलाई या एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। ओके, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल इंजरी है। ओके, अगर स्पाइनल इंजरी हुई है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हुआ है या फ्लैशर ब्लैडर हुआ है तो आपने स्पाइनल शॉक के दौरान अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर देना कैथेटराइजेशन से, फ्लूइड इनटेक देनी है, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना है। जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो फुल एरोडायनेमिक इवैल्यूएशन करनी होती है। ओके, यानी कैथेटराइजेशन, फ्लूइड इनटेक और फुल डायनेमिक इवैल्यूएशन है। इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, ओवर एक्टिव हो गया, स्ट्रेस हो गया, अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस हो गया। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन है, फ्रीक्वेंसी, वाइडिंग चार्ट को आपने फिल करना होता है, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग करानी होती है और यूरिन कल्चर करना है टू एक्सक्लूड इन्फेक्शन। इसके बाद यूजेस ऑफ यूरोडायनेमिक टेस्टिंग। ओके, यूरोडायनेमिक टेस्टिंग के क्या यूजेस होते हैं? नंबर 1, डिस्टिंग्विश करना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को फ्रॉम डेट्रूजल इंस्टेबिलिटी या डेट्रूजल ओवर एक्टिविटी। ओके, सही हो गया। नंबर 2, न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन को क्लासीफाई करने के लिए कि स्पास्टिक था या फ्लैसिड था। नंबर 3, ब्लैडर आउटलेट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करना फ्रॉम इडियोपैथिक डेट्रूजल इंस्टेबिलिटी, और लास्ट में इनकॉन्टिनेंस के इन्वेस्टिगेट करना। तो क्या क्या था इसके सिग्निफिकेंस? ओके, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डिफरेंशिएट करना डेट्रूजल ओवर एक्टिविटी से। ओके, न्यूरोजेनिक ब्लैडर को क्लासीफाई करने के लिए और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करना फ्रॉम डेट्रूजल इंस्टेबिलिटी या अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस को इन्वेस्टिगेट करना। इसके बाद ब्लैडर डायवर्टिकुला होते हैं। ब्लैडर डायवर्टिकुला को डायग्नोस करने के लिए आप सिस्टोस्कोपी करते हैं या यूरिनरी ट्रैक इमेजिंग करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। जो डायवर्टिकुला होता है, डायवर्टिकुला इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर डायवर्टिकुलेक्टमी अनलेस एंड अनटिल कोई सिम्पटम या कैंसर ना हो जाए। अब फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला इज एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल लाइंड सर्फेसेस होती है। मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक फिस्टुला वेजिकोवेजाइनल फिस्टुला होते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। और साथ में यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला होता है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए 3 स्वैब टेस्ट होता है। 3 स्वैब टेस्ट में क्या होता है? आप 3 स्वैब टेस्ट में आपने एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया दिया, वेजाइनोस्कोपी किया, सिस्टोस्कोपी किया और इंट्रावीनस यूरोग्राफी किया, और लास्ट में रिट्रोग्रेड
यूरोट्रोग्राफी भी करेंगे। ओके, 3 चीज़ें आपने करनी है, 3 स्वैब टेस्ट। ओके, विजाइनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इंट्रावेनस IVU और रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी आ जाएगा। विजाइनोस्कोपी विजाइना को देखने के लिए, सिस्टोस्कोपी ब्लैडर को देखने के लिए, इंट्रावेनस यूरोग्राफी यूरेटर को देखने के लिए और रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी हम यूरिथ्रा को देखने के लिए करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करते हैं बल्कि रिपेयर करते हैं। इसमें आपने गुड एक्सपोजर चाहिए, एक्ससीएन करनी है डिजीज टिश्यू की और टेंशन फ्री वास्कुलराइज्ड रिपेयर ओके आपने करना होता है। ओके, फिस्टुला काज बाय रेडिएशन, कैंसर और सेप्सिस। ओके, ठीक हो गया। ओके, उनमें मल्टीपल ट्रैक वगैरह बन सकती होती है और अगर स्किन पे फिस्टुला बन गया तो उसका मतलब है कोई डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्शन है या कोई कैंसर, ट्यूमर, टीबी है। अब यूटीआई इन अडल्ट आ जाते हैं। ओके, अब यूटीआई अगर हम बात करें एल्डरली पॉपुलेशन में तो वहाँ पे इक्वलाई होता है और सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन में वहाँ पर क्लैमिडिया होता है। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो एक सिंगल यूटीआई पर आप जो कि फ्रीक्वेंट है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर रिकरेंट या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। ओके, ठीक हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कराएंगे? टू एक्सक्लूड प्रीडिस्पोजिंग कास्ट। और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? सबसे पहले यूरिन एनालिसिस होती है, यूरिन कल्चर होता है, अपर ट्रैक इमेजिंग है और सिस्टोस्कोपी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, निजीरिया गोनोरिया, ओके, और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ये 3 चीज़ें रट्टा मार लो। अगर पस सेल्स मौजूद है लेकिन यूरिन कल्चर नेगेटिव है, स्टीराइल पायोयूरिया है, तो उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, निजीरिया गोनोरिया और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम आता है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है जो ए बैक्टीरियल सिस्टाइटिस कराती है, लाइक कार्सिनोमा इन साइटू है, मैस्क्यूराइडिंग एज इन्फेक्शन ही आ जाएगा। इसके बाद यूरोथीलिया सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर है, तो ये 4th मोस्ट कॉमन नॉन डर्माटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी होती है। मेल्स में स्मोकिंग या केमिकल एक्सपोजर की वजह से होती है। अगर शिस्टोसोमा हेमाटोबियम हुआ तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। स्मोकिंग की वजह से आपको पता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। अब ब्लैडर कैंसर की स्टेजिंग पे आ जाते हैं। ओके, तो आपने सिस्टोस्कोपी करना है और रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, ओके, विद सेपरेट रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर बेस। ओके, सही है। तो आपने सिस्टोस्कोपी और रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, इसे आप चेक करोगे कितनी इन्वेजन होती है। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन आप ट्यूमर की रिसेक्शन के बाद करोगे। ओके, इसके बाद और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे ट्यूमर को स्टेज करने के लिए। ओके, ठीक है। यानी पहले तो हमने चेक किया कि इन्वेजन इनटू द डेट्रोजर मसल, ये कैसे पता लगेगा? ओके, ये पता लगेगा आपको सिस्टोस्कोपी से और रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर से। ओके, इसके बाद आपने कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन MRI देना होता है। ओके, तो वो क्यों करेंगे? वो लिम्फ नोड्स को देखने के लिए हम स्टेज करते होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर। ओके, नॉन मसल इन्वेसिव मतलब वो डेट्रोजर मसल को इन्वेड नहीं करेंगे लेकिन लैमिना प्रोप्रिया के अंदर एक्सटेंड करेंगे। अगर लैमिना प्रोप्रिया में एक्सटेंड करेंगे तो उसको PT1 कहते होते हैं, तो मतलब डिजीज की इन्वेजन हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। अब इसको आपने रिड्यूस कैसे करना है? इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी BCG देनी होती है और इम्यूनोथेरेपी देनी होती है। अगर हाई रिस्क सुपरफिशियल ग्रुप है यानी एनी ग्रेड 3 डिजीज है उसके लिए आपने वो BCG इम्यूनोथेरेपी देनी होती है। ओके, ठीक है। यानी अगर हाई रिस्क सुपरफिशियल डिजीज है ग्रेड 3 का, उसके बाद आपने रेडिकल थेरेपी देनी होती है। इसके बाद दूसरा कैंसर है मसल इन्वेसिव। पहले हमने पढ़ा नॉन मसल इन्वेसिव, अब मसल इन्वेसिव होती है। ओके, तो मसल इन्वेसिव के अंदर क्या होता है कि मसल्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है? एक्यूरेट बाई मैनुअल एग्जामिनेशन आपने करना होता है अंडर एनेस्थीसिया बिफोर एंड आफ्टर रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। दूसरा आपने वही CT स्कैन MRI IVU कराना होता है और क्रॉस सेक्शनल इमेजेस करनी है लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस को देखने के लिए। बाकी जो आपने रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी होती है, ओके, यूरिनरी डायवर्जन करनी है, ओके, और लिम्फ नोड डायसेक्शन वगैरह आपने करनी होती है। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकती है, एडजुवेंट भी बढ़ा सकती होती है। अगर लोकली एडवांस डिजीज है उसको आपने रेडियो और कीमो से आपने क्या करना होता है? आपने डाउन स्टेज करना होता है ताकि आप साल्वेज सिस्टेक्टमी कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोस्टेट और सेमिनल वेजाइकल। ओके, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं वो आपके पता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, वो प्रोस्टेट की ग्रोथ करवाते होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉज में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि लेडी सेल से प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलेट करवाने वाला हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। ओके, जो मेटाबोलाइज एंड्रोजेंस होते हैं, एड्रिनल एंड्रोजेंस होते हैं, वो 5 to 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो 90% होता है वो लेडी सेल से आता है। टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम से 5 अल्फा रिडक्टेस टाइप 2 एंजाइम के अंडर में फिर ये 5,1,5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्रोस्टेट में और पेरीजेनाइटल स्किन में होता है। अब DVT के पास 5 गुना ज़्यादा पावर होती है। इसके बाद BPH आ जाते हैं। BPH 50 साल से ऊपर वालों में देखने को मिलता होता है। ओके, और ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम कराता है, स्टोरेज वाले वार्डिंग वाली देखने को मिलता है और ये ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ओके, अब 4 यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं। नंबर 1 एक क्लास 1 है कि अगर कोई सिम्पटम नहीं है और कोई ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा क्लास 2 में सिम्पटम्स है लेकिन दूसरा में सिम्पटम नहीं है लेकिन यूरोडायनेमिक एविडेंस है
ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का। तीसरे में सिम्टम है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, ओके, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का उल्टा हो गया। फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम और आगे और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम आ गया, क्लियर। बाकी दूसरे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है लाइक क्रॉनिक रिटेंशन, इन्फेक्शन, स्टोन फॉर्मेशन आ जाती है। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम है, तो सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कराओगे जिसमें आप डिपस्टिक देखते हो ब्लड ग्लूकोज प्रोटीन्स वगैरह के लिए। यूरिन कल्चर करोगे इन्फेक्शन वगैरह के लिए। सीरम क्रिएटिनिन 1 वगैरह देखोगे रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए। यूरिनरी फ्लो रेट और अल्ट्रासाउंड रेजिडुअल वॉल्यूम मेजरमेंट करोगे। बाकी जो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है बीपीएच के केस में पीएसए का लेवल करा लोगे आप, प्रेशर फ्लो स्टडीज करा लोगे, क्लियर। अब ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लट्स ड्यू टू बीपीएच, ओके, बीपीएच में क्या करोगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है कि ओके, फ्लूइड रिस्ट्रक्शन करोगे और कैफीन के इंटेक आप कब से कम कर दोगे। मेल में आप अल्फा ब्लॉकर इस्तेमाल करोगे या 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे सॉरी, ठीक हो गया। बाकी जो इंटरवेंशनल होती है, इंटरवेंशनल में आप टर्प करोगे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, और ओपन प्रोस्टेक्टमी करोगे लार्ज ग्लैंड के लिए, ओके, सही हो गया। बाकी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी स्टडी की गई कि जो पीएसए होता है वो स्क्रीनिंग के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाए, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ओके, सही है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स को करना पड़ता है, सो छोड़ देते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, ओके, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग दी हुई है, जो T1 और T2 होता है, ओके, नेचुरल हिस्ट्री यानी प्रोग्रेशन की हिस्ट्री दी हुई है, यानी जो T1A का जो प्रोग्रेशन रेट है वो 10 to 14 होता है, ओके, आफ्टर 8 ईयर्स। मेरे ख्याल से ये नहीं करना मेरे ख्याल से, ओके, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, अगर मेटास्टेसिस है तो जो सर्वाइवल रेट होता है वो 3 ईयर्स तक होता है, ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ मेल विद प्रोस्टेट कैंसर, तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है सिम्टोमेटिक होता है, पीएसए की टेस्टिंग से डिटेक्टेड होता है, लेट यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम आते हैं और या मेटास्टैटिक डिजीज के सिम्टम आते हैं, लाइक बैक पेन आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर प्रोस्टेट कैंसर डिपेंड करता है स्टेज पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर और पेशेंट के प्रेफरेंस पर, ओके। तो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग के लिए आप पीएसए कराते हैं, डीआरए कराते हैं और बायोप्सी ग्लेसन ग्रेडिंग कराते होते हैं। अगर लोकलाइज कैंसर है तो आपने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करनी है, रेडिएशन थेरेपी देनी होती है, और अगर एडवांस कैंसर है तो आपने पेलिएटिव करनी है, हार्मोनल एब्लेशन करनी होती है। अब हम यूरिथ्रा और पीनस के अंदर आ जाते हैं। पहला है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, ये कंजेनिटल मेम्ब्रेन्स होती है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कराती है, ओके, यंग बेबीज में, न्यूनेट्स में, मेल न्यूनेट्स में। अब एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड से यूरिनरी ट्रैक्ट डायलेटेशन आपको मिल सकती होती है। यूटीआई, स्टोन्स वगैरह, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह करा सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, आपने वाल्व की डिस्ट्रक्शन करना और इन्फेक्शन वगैरह को आपने ठीक करना होता है। हाइपोस्पीडिया के अंदर क्या होता है, ओके, हाइपोस्पीडिया में वेंट्रली प्लेस्ड यूरिथ्रल मिएटस यानी एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस वेंट्रल सरफेस पे ओपन होता है, हुडेड फोरस्किन होती है, कॉर्डी होता है, स्ट्राइड को बोलते हैं हाइपोस्पीडिया। वेंट्रली प्लेस्ड यूरिथ्रल मिएटस, हुडेड फोरस्किन और कॉर्डी आता है। सीवियर केसेस में क्या होगा, ओके, को एग्जिस्टिंग टेस्टिकुलर मैलडिसेंट आपको देखने को मिलेगा और आपको माइक्रोपिनस भी आपको देखने को मिल सकता होता है। इस केस में आपने डीएसटी लेबल करना है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। अब सर्कमसिजन को आपने अवॉइड करना होता है क्योंकि जो प्रीप्यूस होता है वो एब्नॉर्मैलिटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ओके। इसके अलावा आप सर्जिकल ट्रीटमेंट कोई अच्छा पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी करेगा, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बल्बर यूरिथ्रल इंजरी आती है। बल्बर यूरिथ्रल इंजरी में क्या होगा, ओके, बल्बर यूरिथ्रा या इंटीरियर यूरिथ्रा होता है, बल्बर या मेम्ब्रेनस वाला होता है, ओके, और जो पोस्टीरियर वाला होता है, ओके, वो पैल्विक वाला होता है मेरे ख्याल से, ओके, पैल्विक या प्रोस्टैटिक वाला होता है, अच्छा, क्लियर। अच्छा, जो ये नहीं, हमारा जो बल्बर यूरिथ्रा होता है दूसरा आपका होगा आपका पोस्टीरियर यूरिथ्रा होगा या इंटीरियर यूरिथ्रा, ओके। जो बल्बर यूरिथ्रा इसकी इंजरी होगी ब्लंट पेरिनियल ट्रॉमा में, ओके, सही है, और इसमें क्या होगा, मेल्स वॉइड नहीं कर सकता, ओके, पेरिनियल हिमाटोमा देखने को मिलेगा और ब्लड एट द यूरिनरी मिएटस है यानी यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलती है। इसके लिए आपने रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राफी यूजिंग वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट कराना होता है, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करनी होती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी एक्सट्रावेजेशन इनटू पेरिनियल हिमाटोमा और सेप्सिस, ठीक है, और इसमें ट्रीटमेंट होगा डिलेड यूरिथ्रोप्लास्टी। अब पेल्विक फ्रैक्चर, अगर पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, ओके, तो इसमें भी यूरिनरी रिटेंशन होगी और ब्लड एट द टिप ऑफ मिएटस होगा, लेकिन यहाँ पे आपको हाई राइडिंग प्रोस्टेट आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके, इसके अलावा आपको हम कह सकते हैं कि पेल्विक हीमाटोमा देखने को मिलेगा। इसको भी डायग्नोस करने के लिए आरजीयू करते हैं, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम करते होते हैं, इनिशियल मैनेजमेंट सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करनी होती है और इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है अगर कोई एग्जिस्टिंग रप्चर ऑब्लेटर भी है, क्लियर, इनके वो एसोसिएटेड होता है इसके साथ, और इसमें भी डिलेड अनास्टोमोटिक यूरिथ्रोप्लास्टी करनी है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम हो यंग मेल्स के अंदर तो आपने ये डायग्नोस करना होता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूरिथ्रोस्कोपी करते हैं या यूरिथ्रोग्राफी करते हैं और यूटीआई को आपने एक्सक्लूड करना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर,
ओके, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को कैसे ठीक करते होते हैं, ओके, अगर न्यूली डायग्नोस्ड आए हैं तो आपने इंटरनल यूरिथ्रोटमी करनी होती है, ओके, सही हो गया। और इंटरमिटेंट सेल्फ डायलेटेशन, ये इंटरनल यूरिथ्रोटमी के चांसेस को बढ़ा देता है, तो इंटरमिटेंट सेल्फ डायलेटेशन फॉलोड बाय ओके इंटरनल यूरिथ्रोटमी आपने करनी है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस रेट के। बाकी यूरिथ्रोप्लास्टी करेंगे अगर ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर है या फिर रिकरेंट स्ट्रक्चर है, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यूरिथ्रल डायलेटेशन शुड बी कंसिडर्ड इन स्ट्रक्चर्स जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर मैकेनिज्म से क्लोज होते हैं। सर्कमसिजन के दो मेथड होते हैं, प्लास्टिबल और डाइसेक्शन स्लीव मेथड होता है, ओके। इट इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर फेलियर ऑफ रिट्रैक्शन कॉज बाय, अगर कॉन्जेनाइटल एडहियन है ग्लैंस पेनिस और प्रीपियस के दरमियान में, तब आपने नहीं करनी। अगर ट्रोफिमोसिस है तब आपने करनी होती है। वो मोनोपोलर डायथर्मी कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी सर्कमसिजन के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो एथेरोस्क्लेरोसिस आता है, ओके। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्कुलर रिस्क फैक्टर होता है, उससे डिनाफिल इस्तेमाल करते हैं। पायरोनिक डिजीज में क्या होता है, इसमें क्या जो कॉर्पोरा कैवर्नोजस की फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। अब इस डिजीज के दो फेज होते हैं, इनिशियल एक्यूट फेज होता है जो कि 2 साल तक रहता है, लेट क्रॉनिक फेज होता है। एक्यूट फेज में किसी भी काम की चीज़ नहीं है, क्रॉनिक फेज में आप सर्जरी कर सकते हैं टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से इंटरफेयर कर रही है, लेकिन सर्जरी से जो पिनाइल लेंथ है वो कम हो जाती है। इसके बाद इस्केमिक प्राइपिज्म है। इस्केमिक प्राइपिज्म पेनफुल इरेक्शन होता है नॉट इन्वॉल्विंग द ग्लैंस पीनस। जब हम एबीजी रिपोर्ट कराते हैं तो आपको हाइपोक्सी या हाइपर कैप्री एसिडोसिस मिलता होता है स्कीमिया की वजह से, और इसके लिए आपने क्या करना होता है, ओके, D2 मिसेंस, ओके, D2 मिसेंस आपने अचीव करना है 6 to 12 आवर्स टू वाइट लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ पीनस होता है, ओके, इसमें सुपरफिशियल इंक्वाइनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है। सर्जरी इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट होता है, अगर नोड्स को इन्वॉल्व कर देता है तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ओके। इसके बाद आई थिंक लास्ट टॉपिक है टेस्टिस एंड स्क्रोटम वाला। तो पहला अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब ऐसे टेस्टिस जो स्क्रोटम में 3 महीनों के बाद नहीं आए तो इनका वापस आने का भी कोई चांस नहीं होता। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस 1 साल से आना शुरू हो जाती होती है, और अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस हुआ तो बंदा मीठा हो जाएगा। मैलिग्नेंसी, इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर टॉर्शन, हर्निया और एडिगन आपको देखने को मिलती होती है। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस को आपने अनडिसेंडेड टेस्टिस से डिफरेंशिएट करना होता है, खासतौर पर जब बच्चा वार्म रूम में रिलैक्स बैठा हुआ है, क्योंकि रिट्रैक्टाइल टेस्टिस या स्क्रोटम में तो होते हैं लेकिन वापस रिट्रैक्ट कर जाते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओके। अब स्क्रोटल ट्रॉमा में आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन कब करनी है, जब टेस्टिकुलर रप्चर हो या रैपिडली एक्सपांडिंग स्क्रोटल हीमाटोमा हो, ओके। और अल्ट्रासाउंड आपने हर स्क्रोटम के टेस्टिस के डिजीज में करना होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्या होता है, एक्यूट सडन ग्रोइन पेन देखने को मिलता है, क्रीमास्टर रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती होती है, तो इसमें आपने एक्सप्लोरेशन करना होता है, ओके। अनट्विस्टिंग या डिटॉर्शन करनी होती है, फिर आपने ऑर्किडोपैक्सी करनी है उस टेस्टिस की या दूसरे टेस्टिस की। उससे पहले आप वायबिलिटी को चेक करते हैं, आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड से, या फिर आप सो करते हैं सेलाइन गॉस के अंदर, ओके, सही हो गया, 100% ऑक्सीजन के साथ है। अगर टेस्टिस मर गया तो आपने ऑर्किडेक्टमी करनी होती है, और दूसरे टेस्टिस की भी आपने क्या करनी है, ओके, ऑर्किडोपैक्सी करनी है, क्योंकि एब्नॉर्मैलिटी बायलैटरल होती है, इसमें 3 नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वेरिकोसील है। वेरिकोसील 90% केसेस में लेफ्ट साइडेड होती है। लेफ्ट साइडेड क्यों होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसका होता है, ओके, और रीनल वेन में आके ख़त्म होती है। और अगर लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील हो तो उसका मतलब है लेफ्ट साइडेड आरसीसी डेवलप हो चुका है, ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, इम्बोलाइजेशन होगा सिम्प्टोमेटिक केसेस के अंदर, या वेरिकोसिलेक्टमी वगैरह भी कर सकते होते हैं, क्लियर। और सब फर्टिलिटी भी हो सकती है। हाइड्रोसील क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वजाइनालिस होता है। जो प्राइमरी हाइड्रोसील होती है टेस्टिस को सराउंड करती है और ब्रिलियंटली ट्रांसलुमिनेट होती है, तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आपने करना होता है। हाइड्रोसील को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। अगर कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील है तो आपने हर्नियोटमी करनी होती है, अदरवाइज अगर छोटा है तो लोड स्प्लाइकेशन है, फिर दूसरा जैबुलिस रिपेयर और तीसरा हाइड्रोसिलेक्टमी आपने करनी होती है, ओके, क्लियर। टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज की, ओके, इज एन अनकॉमन काज ऑफ हाइड्रोसील है, ओके। टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी की वजह से भी हाइड्रोसील वगैरह हो सकता है। सिस्ट काज बाय एसोसिएटेड विद एपिडिडिमल। एपिडिडिमल सिस्ट होती है, टेस्टिस से पीछे पड़ जाती है, टेस्टिस से सेपरेट होती है, ब्रिलियंटली ट्रांसलुमिनेट होती है, ओके। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आप करते होते हैं और उनको भी आपने कंजर्वेटिव ठीक करना होता है। इसके बाद एक्यूट एपिडिडिमोर्काइटिस होता है, ओके। यंग गर्ल्स में सेकेंडरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से देखने को मिलता है। ओल्ड, ओके, अच्छा, यानी यंग इंडिविजुअल के अंदर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, लाइक क्लैमिडिया या गोनोरिया की वजह से। ओल्ड मैन के अंदर इकोलाई या क्लैप्सिला की वजह से देखने को मिलता है। बाकी कैथेटराइजेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से भी होता है। पारेंटल एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करनी होती है। टेस्टिकुलर ट्यूमर में क्या होता है, सॉलिड टेस्टिकुलर लंप होता है जो कि टेस्टिस से सेपरेटली फील नहीं होता, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। पैरायोटिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। अल्ट्रासाउंड मेन आपने करना होता है। ट्यूमर मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा एसएजी की आपने ऑर्किडेक्टमी से पहले करने होते हैं, ओके। डायग्नोस बनाने के लिए होते हैं, रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी डायग्नोस्टिक।
डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक रिस्पॉन्स टू द थेरेपी को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सीटी स्कैन चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस का करना है। स्टेजिंग के लिए टेस्टिकुलर ट्यूमर में आपने प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी इस्तेमाल करनी है। बिलियोमाइसिन एटिपोसाइट और प्लेटिनम एनालॉग्स आ जाते हैं। ओके, और जब कम्बिनेशन कीमोथेरेपी से ठीक करे तब प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। बीईपी को रट्टा मार लेना। मेल इनफर्टिलिटी है कि जब एट्रोफी ऑफ टेस्टिस होता है तो एफएसएच के लेवल बढ़ जाता होता है ब्लड के अंदर। ओके, ठीक हो गया। फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी करेंगे ये देखने के लिए कि जो एजोस्पर्मिया है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फेलियर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप कुछ स्पर्म बचा लोगे फॉर ICSI, जिसका फर्टिलिटी रेट 30% होता है। ओके, बाकी विजेक्टमी या विजेक्टमी से पहले काउंसलिंग हम करते होते हैं कि ऑपरेशन इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे 2 नेगेटिव सीमन एनालिसिस तक। जो प्रोसीजर होता है वो इरिवर्सिबल होता है, स्पॉन्टेनियस कैनालाइजेशन रेयर होती है। ओके, लेकिन हो सकती है। इरिवर्सिबल होता है और क्रॉनिक स्क्रोटल पेन आपको देखने को मिल सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली।